नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 20 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 20 का जो पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो अगर बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट भारत में अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इंदिरा पॉइंट है क्या, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है। तो इंदिरा पॉइंट भारत का एक दूरस्थ बिंदु है। और कौन सा दूरस्थ बिंदु है? तो दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिण में जो हिस्सा है, दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो भारत का जो आपका साउथर्न पॉइंट है वो आपका क्या है, आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत के 4 बिंदु है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको चारों ही बिंदु डिटेल से याद रखने हैं। भारत का 4 दूरस्थ बिंदु है। एक तो आपका दक्षिणतम बिंदु है जो कि यहाँ अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। लेकिन आपका भारत का उत्तरतम बिंदु कहाँ पर है? भारत का उत्तरतम बिंदु जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल की बात करें, इंदिरा कॉल आपका भारत का उत्तरतम, अगर तो इंदिरा पॉइंट आएगा तो है आपका दक्षिणतम बिंदु। लेकिन अगर आपका इंदिरा कॉल पूछा है तो इंदिरा कॉल आपका क्या है, भारत का उत्तरतम बोले तो आपका नॉर्थन पॉइंट है। और अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं इस इंदिरा कॉल की, जो कि भारत का उत्तरतम बिंदु है, ये लद्दाख के जो काराकोरम श्रेणी है लद्दाख की, वहाँ पर एग्जैक्टली पड़ता है। जेएनके आपको नहीं लगाना है। अच्छा, बात करें आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट आपके भारत के उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन आपका भारत का पूर्वतम बिंदु पूर्व में कौन सा और पश्चिम में कौन सा है। आपको चारों बिंदु पता होने चाहिए। लेकिन साथियों, अगर आप भी एचपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका भी एचपीटेट काफ़ी समय से क्लियर नहीं हो रहा है, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप एज इट इज़ रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप भी कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं स्कूल में जॉब कर रहे हैं और इस बार आप भी एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस को बाद में रिकॉर्डेड आराम से देख सकते हैं। आप 7876145409, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, एचपीटेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, एचपीटेट आर्ट्स, जेबीटी, टीजीटी, हिंदी, शास्त्री, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409 और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का पूर्वतम बिंदु है किबिथु। क्या है आपका? किबिथु या वलांगू। तो किबिथु या वलांगू भारत का क्या है? तो किबिथु या वलांगू भारत का आपका पूर्वतम बिंदु है। और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बात आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। तो पश्चिमतम बिंदु है सर क्रीक। कौन सा है? सर क्रीक। ये गुजरात में, इसको गोहर मोती के नाम से भी जाना जाता है। ये बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। 2 और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ इंडिया कितना इस विस्तार है, कितना ज़्यादा लंबा है। तो भारत जो उत्तर से दक्षिण जो है वो है आपका 32-14 किलोमीटर। कितना है साथियों? 32-14 किलोमीटर। तो भारत उत्तर से दक्षिण है 32-14 किलोमीटर। फिर भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर से दक्षिण है 32-14 3214 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आपका पूरब से पश्चिम कितना है। तो पूरब से पश्चिम हिमाचल प्रदेश 29 से 33 किलोमीटर है। ये दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, और ये दोनों ही बातें परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और परीक्षा में आता है कि भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना
1 जनवरी 2015 को होती है। नीति आयोग एक भारत का एक थिंक टैंक है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो वो आपका कौन है, वो आपका नीति आयोग है। नीति आयोग का जो पुराना नाम होता था वो आपका योजना आयोग था, जिसकी स्थापना मार्च 1950 को कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है और इसका नाम बदल के, योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग किया गया। अब बहुत बार टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। एचपीटेट साइकोलॉजी के लिए भी मैं बहुत जल्द एक नई सीरीज चलाने जा रहा हूँ, जो कि आपकी बहुत बेहतर रहने वाली है और ये सीरीज आपकी बहुत हेल्प आपकी आने वाली जो अपकमिंग आपकी टेट परीक्षाएं होने वाली है आपकी करने वाली है। और आप ये ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अधिकतर जितने भी आपके दोस्त हैं, सहेली है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। बेहतरीन ये बैच आपका रहने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अध्यक्ष तो आपका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इस नीति आयोग का हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है मेरे साथी कहाँ पर है? तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली। तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष वर्तमान में है वो है आपका के सुमन बेरी। तो के सुमन बेरी कौन है? ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अब जी क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में है कौन? तो नीति आयोग की जो आपकी जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के वो है। उपाध्यक्ष के सुमन बेरी है और नीति आयोग के जो सीईओ है आपके वीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम साहब क्या है? नीति आयोग के सीईओ है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और पदेन सदस्य तो बहुत सारे हैं, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है, शिवराज सिंह चौहान है। तो ये आपके बहुत ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? वैसे तो भाप के इंजन का वास्तविक और सबसे कुशल जो आविष्कारक है वो जेम्स वॉट को माना जाता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, पहला व्यावसायिक रूप से जो सफल भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था वो थॉमस न्यूकोमैन। किसने किया था भाई? थॉमस न्यूकोमैन। पूरा नाम आपको याद रखना है कि थॉमस न्यूकोमैन नाम का एक व्यक्ति है, उसके द्वारा भाप के इंजन का यहाँ पे आविष्कार किया जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। इनके द्वारा, जो न्यूकोमैन साहब है, इनके द्वारा सबसे पहले भाप का जो इंजन है उसका आविष्कार किया जाता है। और ये भाप के इंजन का जो आविष्कार इनके द्वारा किया गया वो 1712 ईस्वी में किया गया था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है कि सबसे पहले भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था वो आपके किसने किया था भाई? आपके न्यूकोमैन साहब, थॉमस न्यूकोमैन साहब के द्वारा किया गया था। अब टेट परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉमस एडिसन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? तो अगर बात करें थॉमस एडिसन के द्वारा, तो उनके द्वारा विद्युत बल्ब। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का जो खोज है वो किसने की? तो थॉमस एडिसन के द्वारा की गई। थॉमस एडिसन यहाँ पे नाम दिया है कि भाई थॉमस एडिसन साहब ने क्या किया? तो थॉमस एडिसन साहब ने आपका विद्युत बल्ब और आपका जो ग्रामोफोन है उसका जो है वो क्या किया था? आपका आविष्कार किया था। उसी प्रकार आपका एक नाम और है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो आपका एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज की? कंप्यूटर की। छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना वो भी बता देंगे, लेकिन कभी कभार हमको क्वेश्चन आते नहीं है। अच्छा, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा क्या किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आपका
खोज की गई थी। किसकी खोज की गई? तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है उसके द्वारा यहाँ पे खोज की गई थी। किसकी? पेनिसिलिन की खोज की गई। उसी प्रकार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डब्ल्यू टेट में ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि डब्ल्यू की जो खोज है किसने की? वर्ल्ड वाइड वेव। इसका पूरा नाम क्या है डब्ल्यू का? वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव की स्थापना की टीम्स बर्नस-ली। किसने की? टीम बर्नस-ली। तो टीम बर्नस-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेव की स्थापना की गई। उसी प्रकार आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका हवाई जहाज़ की खोज किसके द्वारा की गई? तो हवाई जहाज़ की खोज राइट बंधुओं के द्वारा या राइट ब्रदर्स के द्वारा आपकी हवाई जहाज़ की खोज की गई थी। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की? तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज एक पुर्तगाली जोहानस, क्या नाम था? जोहानस गुटेनबर्ग। क्या नाम है भाई? जोहानस गुटेनबर्ग जो है उनके द्वारा यहाँ पे क्या की गई थी? आपकी प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारे क्वेश्चन को डिटेल से याद रखना है। एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछ रहा हूँ और वो क्वेश्चन है बिजली की खोज। तो बिजली की खोज की सबसे पहले बिजली की खोज की बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और राइट बंधुओं हवाई जहाज। अच्छा, टेलीफोन। तो टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राम बेल। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किसकी खोज की? 1876 में टेलीफोन की। बेशक आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहे होंगे लेकिन ये टेट परीक्षा वाला क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है और यूथ अध्ययन ऐसे ही आपको डिटेल से समझाएगा। क्योंकि भाई अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आपको बस मेरे को इतना ही चाहिए आपसे, आप ना तो गुड सर लिखे ना ही सर लिखे, आप सर एक नाम लिखे हर हर महादेव, क्योंकि उनकी कृपा से क्लासेज हो रही है। करवाने वाले सब हुए, मैं माध्यम हूँ और महादेव भोलेनाथ पे बहुत विश्वास रखता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दे हर हर महादेव। जो जो महादेव को मानता है सब वो लिखे, बाकी सब अपना अपना आप गुड सर नाइस सर लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उस समय भारत का जो वायसरॉय मेरे साथी था वो और कोई नहीं, वो था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसरॉय था जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, लेकिन हुआ कब था आप ये बताइए। तो ये हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत में होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब भारत में हुआ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कमीशन बिठाया गया था, जो कमेटी का गठन किया गया था, वो थी आपकी हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी थी भाई? आपकी हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी जो थी वो जो आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है इसके खिलाफ यहाँ पे गठन किया जाता। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है और जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है उस बात को आपको डिटेल से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत में होता है तो किस विख्यात व्यक्ति ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस सौंप दी? तो भैया वो लौटी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो अंग्रेजों ने उनको दी थी नाइटहुड की, वो उपाधि वापस करी थी कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस उपाधि दे दी किसने कि भैया मुझे नहीं चाहिए ये उपाधि। अच्छा, रॉलेट एक्ट भारत कब आया? रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट आपका 1919 में भारत आता है। और रॉलेट एक्ट में ये होता था कि उसको ना अपील ना वकील ना दलील, मतलब कि आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप सीधे अंदर डाल दिए जाओगे। तो रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में आता है और रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही देखो, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान क्या हुआ कि पंजाब के दो नेता होते थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी, इनको गिरफ्तार करा था ब्रिटिशर ने, अंग्रेजों ने। तो वैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई, लेकिन एक जनरल डायर, तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था भाई? आपको पता होना चाहिए, गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें 1000 से ज़्यादा निहत्थे लोगों की जो है यहाँ पे जान गई थी। ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में और भी नाम दिए, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये कौन था? तो ये था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भाई बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में इसने 1829 में क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो सती प्रथा पर रोक इसने लगाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है, सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय भारत का वॉइसरॉय था जब भारत में क्या हुआ था, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन अगर गलत कर दो तो पेपर में बैठने का कोई औचित्य शायद स्टूडेंट नहीं बनता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये बात समझ गए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, समझ गए भाई। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वो कौन कौन से राज्य हैं। अब कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, ये भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आज आपको दे रहा हूँ और वो ट्रिक बहुत आसान है, बड़ी फेमस ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार। लेकिन जिसको नहीं पता थी उसको पता होनी चाहिए। मित्र पर गमछा झार से मी से बनेगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा से ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल 3, राजस्थान 4, गमछा से ग से गुजरात 5, 6 से छत्तीसगढ़ से, म से मध्य प्रदेश और 7 से छत्तीसगढ़ और 8 से झार से झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार आपको पता चल जाएगा कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से मेरे साथ ही याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि भारत में जो सबसे अधिक है वो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो सबसे अधिक कर्क रेखा भारत में गुजरती है मध्य प्रदेश। कहाँ से गुजरती है, आपके मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। और सबसे कम जो गुजरती है वो गुजरती है आपकी राजस्थान से। तो सबसे अधिक विस्तार कहाँ से है, मध्य प्रदेश से है। और सबसे कम जो विस्तार है वो कहाँ से, आपका राजस्थान से। ये बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है और जो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन बातों को आप डिटेल से याद रखें, बेहतरीन तरीके से याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी है। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और अगर बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो आपकी 34 है, आपका 34 है। आपको ये बात बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से ये बात याद रखनी पड़ेगी और जो बात डिटेल से याद रखनी है उन बातों को बेहतरीन तरीके से आपको बनाना भी होगा। तो 34 मुख्य न्यायाधीश सहित आपके 33 न्यायाधीश होते हैं और एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। ये बात आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है। अच्छा, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो स्थापना हुई है वो आपके 28 जनवरी 1950 को। तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और ये बात बेहतरीन तरीके से आप याद रखें कि वर्तमान में जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के। बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो आर्टिकल नंबर 124 अनुच्छेद नंबर 124 भारतीय संविधान का सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे H.J. कानिया। अगर पूरा नाम बात करें तो सर हरिलाल जे किशुनदास कानिया। तो इनका नाम H.J. कानिया शॉर्टकट में सर पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे कौन थे, आपके हरिलाल जे कानिया या सर जे कानिया इनका नाम था। 2019 से पहले आज की डेट में 33 + 1 34 जज होते हैं, लेकिन ये कब से 33 + 1 34 हुए तो 2019 के बाद। लेकिन 2019 से पहले ये 31 जज हुआ करते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो इनकी संख्या 8 के आसपास थी विद मुख्य न्यायाधीश। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ मेरी वीडियोज़ के माध्यम से जो आप तक पहुँचते हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि इस बार ही आपका HP टेट क्वालिफाई हो सके। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपके B.Ed के बैचमेट हैं, उन सभी बच्चों को एक जो वीडियोज़ है, अगर आपने भी मेरे चैनल से टेट क्वालिफाई किया है या फिर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। भाई मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ, इसलिए मेरा मकसद है कि हर बच्चे ऐसी कोचिंग दी जाए जो हर एक बच्चा यहाँ पे कोचिंग ले सके। 499 रुपीज़ मंथ यहाँ पे कोचिंग फीस रहने वाली है। हर दिन आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट की बेहतरीन टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के आपको थियोरेटिकल पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं दिए हुए नंबरों पे।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और पहली बैठक में टोटल 211 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पहली बैठक हुई कब थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की होती है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि जो भारतीय संविधान है उसकी पहले संविधान सभा थी, उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन बात करें भारतीय संविधान सभा की जो दूसरी जो बैठक हुई थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तीसरी बैठक हुई थी आपके 13 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।